Good evening, everyone. Good evening, ma'am. बोर्ड विजिबल है आपको जो लिखा हुआ है बोर्ड पे पढ़ा जा रहा है और वॉइस ऑडिबल है सबको? Yes, everyone, is my voice audible? मैम ऑडिबल है. Okay. बोर्ड विजिबल है सबको? जी मैम विजिबल है. ठीक है. कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आप घर से सॉल्व करके आना. हुए सॉल्व? Yes, everyone, please tell. Questions हुए सॉल्व आपसे? यस मैम कर लिए सॉल्व. ठीक. एक बार मुझे क्वेश्चन बताओ क्या थे. 2 क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने आपको. कौन सा कॉम्प्लेक्स था? मैम CrCN64 नेगेटिव. ओके. और COCN64 नेगेटिव. ये दोनों थे. और कोई था होमवर्क? क्या आया इनका आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन में आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड की है. क्या हाइब्रिडाइजेशन आई है? D2sp3. D2sp3. सबकी यही आई है D2sp3. यस मैम. ठीक है. और इसमें हमारे पास तो अगर हम इनर डी ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं तो मैंने कल बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स. ओके. हाँ जी. एंड इसका आपके पास डाइपोल मोमेंट कितना, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? 2.89. 2.8 बोहर मैग्नेटॉन्स. सबका यही आंसर आया है एवरीवन? क्रोमियम साइनाइड 6 4 नेगेटिव, 2.8 बोहर मैग्नेटॉन्स वैल्यू. राइट, करेक्ट. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यही था अगला क्वेश्चन. यस मैम. हाँ, तो इसका क्या आंसर आया? मैम सेम D2sp3. हाँ, D2sp3. पर इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होगा? जैसे कल भी हमने क्वेश्चन किया था ना, कोबाल्ट का, आई थिंक नाइट्रो ग्रुप के साथ कॉम्प्लेक्स किया था. ये क्वेश्चन हमने क्या था? So in this question I told you that here हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. 3d7 4s2 सिस्टम. इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो ये हमारा कोबाल्ट +2 का कॉम्प्लेक्स है. इसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इस तरह से. राइट. एंड सिंस साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है. तो ज्यादा से ज्यादा आप एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर कर सकते हो. तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 तो पेयर हो गए, पर यहाँ पे ये वाला एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा. इसको हम क्या करते थे? एक्साइटेशन करते थे. एक्साइटेशन करने के बाद ही कहां चला जाता था? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी एक्साइटेशन होती थी. एंड ये हम 4d सेट में सेंड करते थे आफ्टर एक्साइटेशन. तो आफ्टर एक्साइटेशन व्हाट हैपेंस इज sp3 एंड 4d ऑर्बिटल्स. तो इसमें हमारे पास क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आएगी D2sp3. सिमिलरली जैसे कल आपने ये क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है हमारे पास. इसमें भी कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट है. हियर आल्सो कोबाल्ट इज प्रेजेंट है. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3d7 सिस्टम है. जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइट कर जाएगा 4d ऑर्बिटल में. उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में इनर d ऑर्बिटल्स यूज होंगे. D2sp3 हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी. और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू
1.7. 2.7 और 1.7. 1.7. 1.7 मैम. Magnetic moment will be 1.7 बोहर मैग्नेटॉन. ठीक है, तो ये एग्जांपल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें हमें लगता है कि जो हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें करनी है, इनर d ऑर्बिटल्स हमें यूज करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है उसको आप एक्साइट करके 4d सेट में भेजते हो. ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उस वजह से ये जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब मैंने आपको कल बताया था, जो दूसरे की रिडक्शन कर सके, और दूसरे की रिडक्शन को अच्छे से तब भी कर पाएगा अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन काफी इजीली लूज कर सके. और उसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? न्यूक्लियस से दूर, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. एंड वी नो 4d इज कंपैरेटिवली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर्ड टू द 3d ऑर्बिटल्स. तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो कोबाल्ट उसको बहुत इजीली लूज कर सकता है, जिसकी वजह से ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास क्या है? दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया एवरीवन? Yes मैम. ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. राइट डाउन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. एक अगेन ये आप सब खुद को सॉल्व करोगे क्वेश्चंस. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स में पहले आपको करके दिखा देती हूँ, बहुत इजी है. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की पहली एग्जांपल हम लेके चलेंगे कोबाल्ट Cl4 2 नेगेटिव. इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितनी हो जाएगी इस केस में? 2+ मैम. 2 plus 2. Combined is present in +2 oxidation state, so you will get 3d7 4s0 system. Again we will take 3d set orbitals जिसमें हमारे पास 7 electrons present है. ठीक है, 4s 4p and 4d set orbitals. So this is your 3d 4s 4p and 4d. Now chlorine कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है या वीक? Chlorine is a Weak. weak field ligand. तो weak field ligand पेयरिंग नहीं कर पा सकता. अब अगर वो पेयरिंग नहीं कर पा सकता तो जो आपके 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनकी पेयरिंग नहीं हो सकती. हमारे पास s है, p है और बाहर वाले d ऑर्बिटल्स है. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कॉम्प्लेक्स में? 4 है. तो हमारे पास, हाँ जी, डाउट है किसी को? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना है? 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3 हो सकती है मैम. dsp2 हो सकती है या sp3 हो सकती है. पर हम देखेंगे कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें इनर d ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, है ना? कम से कम एक d ऑर्बिटल खाली चाहिए हमें. वो सिर्फ तब हो सकती है अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा दो. पेयरिंग क्लोरीन नहीं करवा सकता क्योंकि क्लोरीन कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड. इस वजह से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. तो अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? sp3. ठीक है, तो s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे. ठीक है, जब भी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, एक s और दूसरी p, तो दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं और उसका नाम क्या हो जाएगा? sp. अगर एक s और 3 p आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो 1 + 3 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड और हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? sp3. तो ये हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें क्लोरीन क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट. तो हमारे पास स्ट्रक्चर
हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3. ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? Tetrahedral. Geometry will be tetrahedral. And value of magnetic moment will be 3.8 Bohr magnetons. ठीक है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 3.8 बोहर मैग्नेटॉन्स. अब ये क्वेश्चन आप करो सॉल्व खुद से. ये सभी क्वेश्चंस करो, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जल्दी से. डन मैम. हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. फर्स्ट क्या है sp3 इसका आंसर? sp3 मैम. sp3. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई? 2.89. निकल Cl4 नेगेटिव के केस में 3d8 सिस्टम हो जाएगा ना हमारे पास. Yes So मैम. you will get 2 unpaired electrons. Value will be 2.8 2.8. Bohr magnetons. सबका हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व. 2.8 Bohr magnetons आंसर आया सबका. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन. sp3 P3 है मैम इसमें भी. sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट. अनपेड sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा और हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 1.7. 1.7 Bohr मैग्नेटॉन. नेक्स्ट sp3 3 है मैम ये भी. sp3 मैम. sp3 मैम. sp3 टेट्राहेड्रल मैग्नेटिक मोमेंट 0. 0 है मैम इसमें. हाँ करेक्ट. नेक्स्ट dsp2 या नेक्स्ट की हमारे पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी है ना, बिकॉज़ इस केस में हमारे पास लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा. 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो आपके पास 3 पेयर बन जाएंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा. मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. हाँ 1 1.7. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा. अच्छा 1.7. ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर. Square planar. हाँ
1.78 बोहर मैग्नेटॉन। सबका यही आंसर आ गया। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल कॉम्प्लेक्स। मैम इसका DsP2 है। DsP2 hybridization because Square plane. cyanide is a strong field ligand and it will cause the pairing of electrons, right? स्क्वायर Geometry, प्लेन मैम। स्क्वायर प्लेन and डायमेग्नेटिक। magnetic moment 0 आएगा। 0 है मैम, 0। हाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इजी थे हमारे पास क्वेश्चंस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो भी पोस्टुलेट्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने भी हमने पढ़े उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर दो कॉम्प्लेक्सेस जो मैंने पहले अभी करवाए थे ऑक्टाहेड्रल के, ये दो एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। कोबाल्ट का हेक्सा कॉम्प्लेक्स विद नाइट्रो लिगेंड, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स था इसका साइनाइड के साथ, जिसमें इसमें क्या है, इट इज अ वेरी, बोथ ऑफ देम दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, D2sp3, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल है जो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ठीक है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं उसके बेसिस पे उसका आंसर नहीं आता, थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको याद करके रखने हैं, ठीक है, कि वहां सॉल्व नहीं करना है आपको। और वो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का लिगेंड अमोनिया के साथ, ठीक है, सॉरी कॉपर का अमोनिया के साथ। तो लिख लो कॉपर NH3 4 2+। पहले आप इसको खुद सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करो अभी। DsP2 मैम। क्या आ रही है, DsP2 आ रही है। sp3 आ रही है। कॉपर किसमें प्रेजेंट है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3d 9 4s 0 सिस्टम हो जाएगा। 3d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9। यही हुआ, दिस इज योर 3d, देन 4s 4p orbitals, then 4d orbitals, right? यही है ना हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स 3d में प्रेजेंट होंगे, और उसके अलावा हमारे पास लिगेंड कौन सा है, अमोनिया। अब अमोनिया लिगेंड हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है कि वो वीक है या स्ट्रांग। वैसे मैंने कल आपको बता दिया था कि कॉपर के जो हमारे पास अमोनिया लिगेंड है दैट इज अ मॉडरेटली स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, राइट। बट यहाँ पे तो हमारे पास वीक है या स्ट्रांग, उसका क्वेश्चन ही नहीं राइज करता, क्योंकि आप इसकी पेयरिंग करवा ही नहीं सकते हो, है ना। 3d के इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। हम सिंपली यही सोचेंगे कि अमोनिया लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स sp3 में डोनेट करेगा, और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। यही आंसर आया। जिसने DsP2 बोला था, किस कैसे बताया DsP2 कैसे हो सकता है, DsP2 कैसे हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन। देखो आंसर तो DsP2 ही है, ठीक है। तो जिसने भी बोला DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, आंसर एकदम से करेक्ट है, पर उसका रीजन क्या हो सकता है, व्हाट इज द रीजन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगी। मैम क्योंकि माइग्रेशन आपने ही बताया कि 3D से 4D में ही हो सकती है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन है वो 4D में है ना, क्योंकि हमने जी। जैसे अभी दो कॉम्प्लेक्सेस किए थे, कोबाल्ट का NO2 लिगेंड के साथ, उसमें भी ऐसे क्या था, है ना, और कोबाल्ट का साइनाइड के साथ। पर इस केस में, उस केस में क्या था, उसके लिए हमने रीजन भी दिया कि वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स थे। इसी मतलब उससे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो वो इसी वजह से हो सकता है कि इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 4D में चला गया होगा। पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दिस कॉम्प्लेक्स वाज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं ये लिख रही हूँ कि दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका मतलब यही है ना
कि इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 4D में नहीं गया, क्योंकि अगर ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता तभी इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 4D में प्रेजेंट होता और फिर कॉपर उसको बहुत इजीली लूज कर देता। ये पॉइंट सबको समझ आ गया कि 4D में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस मैम, क्लियर है मैम। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है कि फिर क्या पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन की? सिर्फ यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से होती है, एक s ऑर्बिटल यूज होगी, दो p ऑर्बिटल्स यूज होंगी और एक d ऑर्बिटल यूज होगी। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये एक्सेप्शन है और हर एक्सेप्शन केमिस्ट्री में फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, sp2 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? तो अगर तो आपसे क्वेश्चन में आए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है और चार ऑप्शंस में ये है sp3 dsp2 sp2d या sp3d, तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? sp2d। हाँ, पर मान लो बाय चांस ये ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास sp3 dsp2 sp3d एंड sp3d2, अब कौन सा आंसर सही करोगे फिर? कुछ सोचो, तुक्का भी मारना हो तो क्या करोगे? देखो आपको इतना मैंने बता दिया ना कि हाइब्रिडाइजेशन sp2d है, तो फिर उसके बेसिस पे इस स्ट्रक्चर, इसका ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर, है ना? तो अब आपको पता है स्क्वायर प्लेनर ही है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल तो है ही नहीं। तो मान लो sp2d हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर इन चारों में से कौन से को सही मान के चलोगे आप? मैम dsp2 को। हाँ, तो फिर उस केस में आपने इसको करेक्ट मान लेना है। पर बाय चांस ऑप्शन ऐसे है जिसमें दोनों गिवन है, फिर जो एक्चुअल पे हाइब्रिडाइजेशन है उसको ही करेक्ट मानना है। और अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, फिर तो बिना देखे पता ही है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इसकी एक्सेप्शन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे sp2d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 कर दिया ना मैंने। हाँ जी, मैग्नेटिक मोमेंट 1.7। हाँ 1 पॉइंट है ना, 1.7 बोहर मैग्नेट। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट करो यहाँ पर MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव। Okay, one this second निकल टेट्रा कार्बोनिल, इन दोनों को करो सॉल्व। कार्बोनिल कैसा लिगेंड है? इज इट स्ट्रॉन्ग और वीक? स्ट्रॉन्ग मैम। हाँ, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, डन मैम। हाँ जी हाँ जी, क्या है आंसर?
क्या है आंसर? sp3 sd3 करेक्ट है ना। मैंगनीज में हमारे पास sd3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दो हो सकती है, sp3 हो सकती है या sd3 भी पॉसिबल है। sd3 कब पॉसिबल है? अगर इनर d ऑर्बिटल्स, वो भी 3 d ऑर्बिटल्स फ्री हैं या वेकेंट, ठीक है। जो कि मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स में ऐसा है, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कितना आया? +7 मैम। हाँ, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास? 3d0 4s0। तो इसमें हमारे पास सारे d ऑर्बिटल्स फ्री है, sp फ्री है, p भी फ्री है और बाहर की 4d ऑर्बिटल्स भी फ्री है। पर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? क्योंकि इनर d ऑर्बिटल्स ऑलरेडी फिल्ड है, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना कहाँ पसंद करता है? जो कि न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, जो कि इनर d ऑर्बिटल्स है। तो जब तक तो ये फ्री है तो यही यूज होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? लिगेंड कौन सा है? ऑक्साइड, है ना। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sd3, इसको d3s नहीं बोलते, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। sd3 hybridization, this is the as per convention that we always call this as sd3 hybridization, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में? क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 0 बोहर मैग्नेटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करो निकल टेट्रा कार्बोनिल का। मैम इसमें भी टेट्राहेड्रल आ रही है, sp3 एंड डायमैग्नेटिक। हाँ, इसमें बट हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। यहाँ निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, which is a 3d10 4s2 सिस्टम, सॉरी 3d8 4s2 सिस्टम, है ना। तो 3d में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में 2, 4p एंड 4d से, है ना। पर क्योंकि कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को इनर d ऑर्बिटल्स में भेज देगा, जिसकी वजह से आपके इनर d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। s और 3p की आपस में हाइब्रिडाइजेशन होके sp3 जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इट विल बी टेट्राहेड्रल एंड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू विल बी 0, है ना। सबको क्लियर है ये क्वेश्चंस एवरीवन? यस मैम। तो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड दीस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Limitations of valence bond theory. First of all, write down no explanation of nature of ligands. No explanation of nature of ligands. Second, no explanation of pairing of ligands in the presence of strong field ligands. In the presence of strong field ligands, ठीक है। इसका इन दोनों पोस्टुलेट्स का मतलब क्या पहले वो समझते हैं। नेचर ऑफ लिगेंड्स का मतलब हमारे पास क्या हो सकता है? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ अ लिगेंड? नेचर ऑफ अ लिगेंड मींस कि हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा लिगेंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। मतलब हम ऐसे कैसे बोल सकते कि ये लिगेंड वीक फील्ड है और ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। हम ऐसे कैसे मान लें कि जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवा सकता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे होते हैं कि वो पेयरिंग करवा देते हैं। मतलब ठीक है, याद करने को हम याद कर सकते हैं इसके कि ये एग्जांपल्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल ऑफ दीस आर वीक फील्ड लिगेंड्स एंड दे डू नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया था कि ऐसा क्यों है कि कुछ लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करवा सकते और कुछ लिगेंड्स पेयरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ये लिमिटेशन क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट राइट डाउन नो एक्सप्लेनेशन ऑफ color and electronic spectra. No explanation of color and electronic spectra. अब इसका मतलब क्या है? क्या होता है ना कि जो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड है, जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, मोस्टली सारे कलर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंगनीज का ये जो कॉम्प्लेक्स है MnH2O6 2+, इट इज पिंक इन कलर, लाइट पिंक इन कलर। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब मोस्टली, ऐसा नहीं सारे ही कलर्ड होंगे, कुछ कलरलेस भी होते हैं, पर ऐसा क्यों है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो कलर्ड है और हर एक कंपाउंड का कलर अलग होगा। मतलब अगर मैंगनीज का हम बोल रहे हैं पिंक है, तो हो सकता है कोबाल्ट का कोई और कलर आए। ठीक है, और फिर जब आप लिगेंड चेंज करते हो, वाटर के साथ ये पिंक दे रहे हैं, हो सकता है कोई और लिगेंड इसके साथ दे दिया हो तो इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो दैट मींस देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का हमारे पास क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस होती है। ठीक है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप उसको चाहे साइड पे क्वेश्चन मार्क कर लो ताकि आपको बाद में याद रहे कि इसका मतलब हमने बाद में समझना है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का मतलब आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। ये हम बाद में देखेंगे। कलर वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? कलर वाला पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट लिखो नो नो एक्सप्लेनेशन ऑफ deviation in magnetic moment value। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है? देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स था, हाँ, कोबाल्ट NH3 ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था। इसमें हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+3, तो मतलब 3d7 सिस्टम था ये हमारे पास 3d7, और इसमें पेयरिंग हुई थी या नहीं? क्या हाइब्रिडाइजेशन आई थी हमारे पास इसकी? सबने किया था ये क्वेश्चन सॉल्व? इसमें हमारे पास पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आई थी? sp3d2 है ना। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई होगी? 3.8 मोहर मैग्नेटॉन्स, यही एक्सपेक्ट करते हो। तो इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? न्यू एक्सपेक्टेड। दैट on the basis of valence bond theory we observed कि अमोनिया कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकता, इस वजह से उसमें हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 3.8 बोहर मैग्नेटॉन्स आनी चाहिए। ठीक है, पर एक्चुअल में कभी-कभी आप देखते हो कि कुछ केसेस में तो आपके पास जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाती है आपके पास, पर कुछ केसेस में हमारे पास ऐसा होता है कि जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उससे थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो उन केसेस के लिए हम लिख सकते हैं कि in some cases expected value of magnetic moment is not equal to the experimental value of magnetic moment। मतलब एक्सपेरिमेंटल क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू
6.9 Bohr magnetons, which is not at all possible, क्योंकि कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें आपके पास मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, है ना, 5 तो कभी भी नहीं हो सकते। तो फिर 5.9 बोहर मैग्नेटॉन्स की वैल्यू क्यों आई, वो लिखा है हमने, दैट डेविएशन हो गई ना, जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे आंसर आपका डेविएट हो गया, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन इन द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। ये पॉइंट समझ आ गया सबको, एवरीवन? इसका रीजन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, या मैं अभी लिमिटेशंस के बाद सबसे पहले तो, क्योंकि ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसका रीजन बता दूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज डेविएट करती है। पर आपको इसका मतलब, स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया सबको? राहुल, शालिमा, एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes. श्योर? आप लोग में से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, पक्का क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा समझ सकते हो, ठीक है? बताओ, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, is my voice audible to you all properly? यस मैम ऑडिबल है। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट लिख लो, no explanation of, this was your fourth point, no explanation of dependence of magnetic susceptibility on temperature, ठीक है? इसका मतलब क्या है, देखो जैसे आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिकली एक्टिव कंपाउंड्स की, वैसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है ना कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज डिपेंड करती है टेंपरेचर पे। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर होगा तो उसकी तो जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो टेंपरेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई लिखते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का साइन होता है काई। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में इसकी जो वैल्यू है वो टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करती, पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी होगा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू टेंपरेचर को बढ़ाने से कम होने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। पर अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती टेंपरेचर पे, ठीक है? तो ये सारी पॉइंट्स जो है इसका कहीं पर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई भी जिक्र नहीं था, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये सारे पॉइंट्स उनकी लिमिटेशंस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। एक और लिख लो, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ reaction mechanism of coordination complexes। अब यहाँ इस पॉइंट का क्या मतलब है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि हमारे पास रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, इसी तरह से जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें भी हमारे पास रिएक्शंस हो सकती हैं। कैसी रिएक्शन हो सकती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो सकता है, मान लो आपके पास यहाँ पर लिगेंड था वाटर और आप चाहते हो उसको अमोनिया के साथ रिप्लेस करना, तो एक कोबाल्ट यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जगह पे अमोनिया आ जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बिटवीन वाटर एंड अमोनिया। अमोनिया हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर हमारा लिविंग ग्रुप है, वाटर निकलता है उसकी जगह पे अमोनिया आ जाता है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास हर रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है ना, उसी तरह से इसका भी कोई ना कोई मैकेनिज्म रहा होगा कि किस तरह से
एलिमिनेट हुआ और उसकी जगह पे अमोनिया आ गया, ऐसा क्या हुआ, क्या मैकेनिज्म था, व्हाट वाज द पाथवे ऑफ द रिएक्शन? तो इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। हमें पता है कि ऐसी रिएक्शंस होती है, पर उसका मैकेनिज्म क्या है, किस वजह से होती है, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? रिएक्शन मैकेनिज्म का पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो ये लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसकी ना स्टेटमेंट्स को एज इट इज याद रख लेना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा एक लिमिटेशन था हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो डेविएट किस वजह से करती है। देखो हमारे पास, आपको पता है ना, अर्थ जो प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड सन, है ना, इन आवर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे पास जो जितने भी प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आल्सो साइमल्टेनियसली दे रोटेट अराउंड देयर ओन एक्सिस। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ की कितनी तरह की रोटेशंस होती है? एक तो वो अपनी खुद की एक्सिस पे घूमती है जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, आप सब जानते होंगे, और दूसरा और कौन सी मोशन पॉसिबल है, सन के अराउंड वो ऐसे रिवॉल्व करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल अर्थ की तरह जो है मूव करते हैं ना, इसकी भी रोटेशन होती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे घूम सकता है, दो तरह से घूम सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन, लिख लो एक बार, व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी ऐसे रिवॉल्व करता है। तो दूसरी मोशन लिख लो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलोगे? ये स्पिन मोशन था, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी दो तरह की मोशन पॉसिबल है, स्पिन मोशन एंड द ऑर्बिटल मोशन। नाउ यू नो एवरी, आपने फिजिक्स में ये स्टेटमेंट हमेशा पढ़ी होगी, दैट एवरी मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, एवरी मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल क्रिएट्स अ, क्या क्रिएट करता है, कोई बताएगा? मैम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, every moving charged particle it creates a electric and magnetic field। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दूँ, it creates a magnetic field, है ना? अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस magnetic moment is produced, due to this magnetic moment is produced, है ना? जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा सिस्टम में, है ना? तो अब ये मैग्नेटिक मोमेंट कितने तरह का होगा? दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह की मूवमेंट शो कर रहा है। एक तो वो अपनी स्पिन पे, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे हमारे पास ड्यू टू दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड, और वो मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह का होगा। एक तो वो जो स्पिन की वजह से आ रहा है उसको हम बोलेंगे न्यू स्पिन, और दूसरा हमारे पास जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, ठीक है? तो हमारे पास अगर हम बात करें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्पिन मोशन, आल्सो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ magnetic moment because of spin motion and magnetic moment because of orbital motion। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि mu total is mu spin plus mu orbital। इतना पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट हम डीवीटी से निकालते हैं
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो भी आपने अभी तक मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाली थी उसका आपने फॉर्मूला लगाया था ना, mu is equal to under root of n plus 2 which is equal to under root of 4s plus 1। इसमें आपने क्या था, अगर n की वैल्यू 0 है तो mu की वैल्यू भी 0 होगी, इसका 1 है तो 1.7, 2 है तो 2.7 समथिंग ऐसे। तो ये जो सारी वैल्यूज आ रही थी ये mu की कौन सी थी, mu स्पिन वैल्यूज थी, ठीक है, जिसमें आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आपके पास ये आंसर है। तो दैट मींस आप टोटल मैग्नेटिक मोमेंट तो किसी भी केस में काउंट कर ही नहीं रहे हो, है ना, आप क्या काउंट कर रहे हो, स्पिन की वैल्यू काउंट कर रहे हो कि स्पिन मोशन की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अब क्या हो रहा था कि कुछ केस में अब म्यू टोटल की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू ऑर्बिटल प्लस स्पिन। कुछ केसेस में तो जो आप अब म्यू टोटल क्या हो जाएगा, म्यू एक्चुअल, या जो आप एक्सपेरिमेंटल यूज कर रहे थे, तो आपका एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता है हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब वो किसके बराबर आता था, म्यू ऑर्बिटल प्लस म्यू स्पिन। अब व्हाट हैपेंस, हमने क्या बोला, कुछ केसेस में तो जो एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन के बराबर आता था, पर कुछ केसेस में इसमें क्या होता था, कुछ जितनी हम वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक में मैंने आपको कहा 3.8 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 5.9, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, आपको समझ आया अभी, एनीवन समझ आया ये बात, कौन बताएगा इसका मतलब। देखो जिस तो केस में आपकी वैल्यू मैच कर रही थी उसका मतलब क्या था, जिस केस में आपने लिखा, अच्छा अब ये देखो आपके पास, या फिर आप मुझे बस इतना बता दो कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था मैग्नेटिक मोमेंट का वो कौन सा है इनमें से, वो म्यू टोटल था, ऑर्बिटल था या म्यू स्पिन था, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, म्यू स्पिन मैम। म्यू स्पिन। हाँ तो ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, है ना। अब मैंने बोला कि कुछ केसेस में ऐसा होता था कि जो आपका एक्चुअल है वो टोटल, एक्चुअल और टोटल सेम ही बात है, वो किसके बराबर आता था, वो म्यू एक्सपेक्टेड के बराबर आ जाता था कुछ केसेस में। तो वो कब हो सकता है कि वो उसके बराबर आ जाए, क्या रीजन हो सकता है, व्हाट वुड बी द रीजन एनीवन। कुछ केसेस में वो तभी बराबर आ सकता है कि अगर हम बोले एक्चुअल इज इक्वल टू टोटल व्हिच इज इक्वल टू ऑर्बिटल प्लस स्पिन, और स्पिन या एक्सपेक्टेड, ये दोनों कब से हो सकते हैं, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 मैम। 0 मैम। 0, है ना। तो मतलब ये जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, स्पिन की वैल्यू थी, वो कुछ केस में सही आ जाती थी, वो टोटल के बराबर आ जाती थी, वो इस वजह से होता था कि वहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, वो 0 आ रहा था, ठीक है। पर कुछ केसेस में क्या होता था, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है वो टोटल, जो भी टोटल है वो ग्रेटर होता था किससे, म्यू स्पिन से, या जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसका रीजन क्या हो सकता है, ये कब आएगा, जब हमारे पास ऑर्बिटल मोशन की वैल्यू कितनी हो, 0 से कम या ज्यादा, ज्यादा। हाँ तो मतलब ये उन केसेस पे लगता था जब ऑर्बिटल मोशन प्रेजेंट होता था, when mu orbital is not equal to 0। तो दो केस थे जहां आपका एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेड के बराबर आता था, उस केस में क्या होता था कि ऑर्बिटल मोशन खत्म हो जाती थी, तो इस केस में हमारे पास क्या था, नो ऑर्बिटल मोशन। नो ऑर्बिटल मोशन, देखो ऑर्बिटल मोशन तो होगी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करेगा ही, पर ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से आप ऑर्बिटल मोशन को जो मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिटल का वो 0 आ जाता है, तो आप इसको लिख लो देयर इज नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ब्रॉडली, ठीक है, दैट देयर इज नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, बट जहां ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता था वहां पे वैल्यू मैच नहीं करती, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है कि ऐसे कोई केसेस हैं जहां पे आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 हो जाता है, उसका रीजन हम पढ़ेंगे जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म कर लेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इतने पॉइंट्स सबको समझ आ गए, एवरीवन क्लियर है सबको।
Yes, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी तक इसका रीजन क्या है वो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद पढ़ेंगे। अभी तक जितना मैंने आपको समझाया सबको समझ आ गया कि डेविएशन क्यों होती है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में, एक्सपेक्टेड एक्चुअल के बराबर क्यों नहीं आता कुछ केसेस में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राहुल आपको क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। Write down crystal field theory. Write down crystal field theory was given by ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम है। The crystal field theory was given by Van Vleck and Beth. ठीक है, this theory was first applied to ionic crystals जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ओके, hence it is called as crystal field theory. Hence it is called as crystal field theory. It considers इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सभी पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने याद करनी है। इट कंसीडर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन मेटल एंड ligand. In between metal and ligand. Ligands are of two types. Ligands are of two types. Negatively charged or negatively charged point charges या जिनको हम बोलते हैं point charges। ठीक है, तो देखो ये आपको क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम बताया हुआ है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी थी? वैन ब्लेक एंड बेथ। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो अप्लाई की गई थी वो सोडियम क्लोराइड पे थी। ठीक है, क्रिस्टल पे अप्लाई की गई थी, इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं इट इज अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, एंड ये क्या बोलता है कि मेटल और लिगेंड, जो आपका मेटल है और जो लिगेंड है उसके बीच में बॉन्ड कैसा होगा? क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड। तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक में। हाँ, तो दैट मींस यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एक्चुअल में क्या है? आप सब जानते हो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे कोवलेंट, पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो
बनता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। देखो हर थ्योरी के ना अपने पॉजिटिव पॉइंट्स या अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो जैसे ये थर्ड पॉइंट इसकी लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, इसने बोला कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है, पर एक्चुअल में बाद में हमने कंफर्म, बाद में साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि नहीं, बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट, इनफैक्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब लिगेंड्स कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड या, ये सारे पोस्टुलेट्स हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड या पॉइंट चार्जेस। ये कौन से होते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। अजाइड भी लिगेंड होता है, N3 नेगेटिव, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, दे कैन बी पॉइंट डाइपोल्स, पॉइंट डाइपोल्स जैसे आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, ठीक है, उनको हम पॉइंट डाइपोल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर में आपको पता है ना डाइपोल, ये पोलर है मॉलिक्यूल, इसमें डाइपोल भी एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या होता है कि जो मेटल है उसके साथ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड अटैच होगा, ये आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और अगर आप पॉइंट डाइपोल ले रहे हो तो उसमें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनेगा इसके डोनर एटम के साथ, मतलब ऑक्सीजन वो वाले एटम के साथ जिस पे नेगेटिवली चार्ज है, चाहे वो पार्शियल नेगेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है। पर ये क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज आयनिक इन नेचर, ओके। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट हम करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पोस्टुलेट्स क्लियर है सबको? यस मैम। Next, write down splitting of d orbitals. Splitting of d orbitals in octahedral complexes. आप लोगों को स्पीड कम या तेज तो नहीं लग रही? स्पीड ठीक है सबके लिए? ठीक है मैम। देखो नेक्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in the case of octahedral complexes। तो जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें आपको पता है, मैंने आपको बोला था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने याद रखनी है, तो हमारे पास उसमें d orbitals प्रेजेंट होते हैं। तो कौन 5 d orbitals है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम यही कर रहे थे, d orbitals हमारे पास कितने थे, 5। नाम पता है सबको d orbitals का? कौन सी होती है d orbitals? dxy dyz dzx dx square minus y square and dz square। पहले ना मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। We have 5 d orbitals, right? जिसमें से d orbitals, सबसे पहले d orbitals की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के d orbitals होते हैं, ठीक है। एक d orbital, एक सेट ऐसा होता है जिसमें आपके पास xy yz और zx dzx orbitals है। These are present in between the orbitals। देखो अगर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये वाली कौन सी ऑर्बिटल हो गई, dxy, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मानूं कि ये मेरी x एक्सिस है ना, यही क्या ना हमने, यहाँ पे इस साइड पे कौन सी एक्सिस है x और ये कौन सी है y, तो जो इस प्लेन में यहाँ ऐसे कौन सी भी ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट होगी इस प्लेन में, ये प्लेन बन गया ना आपका, ये वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन बन गया हमारे पास, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। तो इस डी ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे, दिस इज योर डी एक्स वाई ऑर्बिटल, है ना। अब दूसरा जो आपके पास, तीसरी जो आपके पास एक्सिस है वो है जेड एक्सिस। अगर मैं बोलूं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो सामने वाली कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये जेड एक्सिस, है ना। तो अब अगर हम बनाना चाहते हैं डी एक्स जेड,
तो हम यहाँ से y को हटा दें, y हमारे पास ऊपर वाली ऑर्बिट ऊपर वाला मार्कर y एक्सिस शो कर रहा है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, है ना। तो अब x z प्लेन हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला जो है दिस इज द x z प्लेन, है ना, ये प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर जो भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, x z। ये कौन सी थी, x y, ये कौन सी है ऑर्बिटल x z। पर अब इसको आप ऐसे बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो ना, या कर सकते हैं इसको बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, नो मैम, हाँ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, ऐसी कोई चीज बोर्ड पे 3D तो कर नहीं सकता, तो बाहर की तरफ तो कोई चीज भी दिखा सकते हैं। तो हम ना उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ पे x कर दो, ये z कर दो, ये होगा xz, है ना। मतलब हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि ये x एक्सिस है और ये वाली z एक्सिस है, ठीक है। जब आप ये मान लोगे कि ये x है और ये z है, फिर ये आपका xz प्लेन हो जाएगा। तो ये जो ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे दिस विल बी योर dxz, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास एक और ऑर्बिटल होती है, दैट इज योर dyz। इसको y मान लो, ये z होगी। अब ये ऑर्बिटल कौन सी बन गई, dyz। ये पॉइंट क्लियर है सबको, हमारे पास 3 d ऑर्बिटल्स होगी। एक तो ये हो जाएगी, इसको xy बोल लो, ये xz होगी, फिर yz कौन सी हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। पर हम एक ही शो कर सकते हैं बोर्ड पे ऐसे, ये वाला ऑर्बिटल और जो ऐसी ऑर्बिटल पड़ी है उसको शो नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके एक्सिस चेंज कर देते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो दिस इज योर dxz। अब हम इसे क्या बोल रहे हैं कि इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। मतलब अगर ये हमारे पास ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, तो जो आपकी डी ऑर्बिटल का लोब है ये वाला, ये इसके बीच में होगा। एक लोब यहाँ पे होगा, है ना, एक लोब इसके नीचे इधर होगा, तो बाकी दो लोब एक इधर और एक इधर, तो ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में आपके लोब आते हैं ऑर्बिटल्स के, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कि ये जो हमारी एक्सिस जो डी ऑर्बिटल्स है, दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन दी एक्सिस। बाकी के दो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन से बचे, x² - y² एंड dz²। अब ये कैसे होगी, दे आर प्रेजेंट अलोंग दी एक्सिस। अगर ये x है, y, तो xy ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट तो xy प्लेन में ही है, पर अलोंग दी एक्सिस। और dz² कैसी होती है, ये अगर z एक्सिस है तो दिस इज योर dxy, है ना। डी ऑर्बिटल्स के बारे में सबको इतना पता है, एवरीवन। शेप्स एंड डी ऑर्बिटल्स की सबको क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे मान लो एक्स वाई की मैं बात करूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाली कौन सी ऑर्बिटल हुई, अभी मैंने ड्रॉ की थी ना, कौन सी ऑर्बिटल है ये, dx² - y²। हाँ, ठीक है, दिस इज योर dx² - y²। और ये ऑर्बिटल कौन सी हो जाएगी, मैं यहीं पे दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, डॉटेड वाली कौन सी ऑर्बिटल है, dxy। दिस इज dxy। अब होता क्या है, मान लो ये आपका मेटल है, ठीक है, सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, हमारा मेटल प्रेजेंट है। अब इस मेटल के पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जब मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है, तो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड कब बनेगा, जब लिगेंड मेटल के पास आएगा। अब लिगेंड को क्या करना है, मेटल के पास आके मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो लिगेंड कहां से अप्रोच करेगा, जो आपकी एक्सिस है उसके अलोंग, मतलब लिगेंड यहां से आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि लिगेंड कैसे अप्रोच करता है, लिगेंड अप्रोचेस along the axis, लिगेंड अप्रोचेस along the axis, ठीक है। मतलब लिगेंड यहां से नहीं आ रहा, इन बिटवीन द एक्सिस पे लिगेंड नहीं आ रहा, लिगेंड कहां से आ रहा है, along the axis। अब आपको पता है लिगेंड के पास, मेटल के पास क्या है यहाँ पे, d
यस मैम। है ना। तो फिर अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देखो x x दिस इज योर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और xy में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, तो रिपल्शन उसको यहाँ से भी मिलेगी, रिपल्शन उसको यहाँ से भी मिलेगी, है ना। पर कौन से ऑर्बिटल में उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, इस ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी? जो अलोंग द एक्सिस है मैम। हाँ, तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल सामने प्रेजेंट है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा पास हुआ तो यहीं से उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी। और अब आपको पता है जितनी ज्यादा रिपल्शंस होती हैं एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना। अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे ही लिगेंड हमारे पास इस ऑर्बिटल के पास आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपल्शंस इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हो दैट the orbitals present along the axis face more repulsion than orbitals present in between the axis। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब लिखो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। Splitting of d orbitals in octahedral complexes। Splitting of d orbitals in the case of octahedral complexes। तो हमारे पास इस तरह से 5 d orbitals थे, dxy, yz, zx, x square minus y square and dz square। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जब जैसे ही लिगेंड मेटल के d ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा, हर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सभी के सभी d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगी तो उससे क्या होगा, जितने भी d ऑर्बिटल्स थे सबकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो पहले सबकी एनर्जी आप क्या करोगे, इंक्रीज, xy, yz, zx, x square minus y square and dz square। बट बाद में हमारे पास क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे लिगेंड मेटल के और नजदीक आता जाएगा तो हमारे पास क्या होने लगेगा कि जो एक्सिस, जो ऑर्बिटल्स हमारे मेटल के अलोंग, जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस में प्रेजेंट थी उनमें रिपल्शन ज्यादा होती है as compared to those orbitals which were present in between the axis। तो उस वजह से ये d orbitals दो सेट में स्प्लिट कर जाते हैं, जिसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी कम होगी, फर्स्ट 3 की, मतलब हाँ फर्स्ट 3 है ना। तो हमारे पास इन बिटवीन द एक्सिस xy, yz, zx और ज्यादा किसकी हो जाएगी हमारे पास, x square minus y square and dz square। अब इस सेट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज T2G सेट एंड दिस इज कॉल्ड एज EG सेट। यहाँ पे G, T और E आते हैं मूलिकन टर्म सिंबल से, ठीक है, और G का मतलब यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना। और हमारे पास दूसरी चीज, इसमें ऑपोजिट लोब्स का सेम साइन होता है, मतलब आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो जब ऑपोजिट लोब्स में सेम साइन आता है तो आप यहाँ पे बोलते हो जी। जी का मतलब क्या होता है, जी रेट, ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर जी रेट, ठीक है। तो इस वजह से हमने लिखा T2G। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास जो गैप है उसको क्या बोलते हैं,
डेल्टा ओ, हाँ जी, डेल्टा ओ, हाँ, डेल्टा ओ दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या होती है ये? मैम Crystal क्रिस्टल field. एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अच्छा, ये डेल्टा ई क्या लिखा है मैंने? एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन T2G एंड TG सेट। ये जो एनर्जी गैप होगा इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू डेल नॉट। ठीक है, या तो बोल दो डेल नॉट या डेल ओ, और ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू डेल dq। ठीक है, यहाँ पे लिखो डेल ओ एंड dq आर यूनिट्स ऑफ, किसके यूनिट्स होंगे ये? किसके यूनिट्स होंगे? CFSC. एनर्जी है ना, सीएफएससी क्या है? एनर्जी है ना। ये क्या है? एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच में। तो सीएफएससी, इस एनर्जी गैप के यूनिट्स क्या आएंगे? एनर्जी में ही आएंगे। तो दीज आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड 1 डेल ओ इज इक्वल टू 10 dq। ठीक है, और एनर्जी गैप किसकी कितना होता है? 1 डेल नॉट या 10 dq। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, दे आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। इसको ऐसे लिखो, डेल नॉट एंड dq आर वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जैसे मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तो मैं बताऊंगी डेल नॉट एक तरह की एनर्जी गैप है। कितना गैप है? हमने क्या बोला? ये जो एनर्जी गैप है ये 1 डेल नॉट है। तो डेल नॉट क्या हो गया कि कितना गैप है दोनों के बीच में, तो वो वैल्यू हुआ ना। और इस ये कितनी वैल्यू है? जैसे कभी-कभी क्वेश्चन में आएगा 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर के यूनिट्स है, और हमें पता है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये आपको वो वैल्यू बताएगा एनर्जी गैप की कितनी वैल्यू है। कितनी है? 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। किसी केस में ज्यादा होगी, किसी केस में कम होगी। ठीक है, 1 डेल नॉट इज इक्वल टू 10 dq। और ये जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बेरी सेंटर, है ना। ये सेंटर को हम क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। इससे नीचे हमारे पास कितना है? -0.4 डेल नॉट, एंड ऊपर कितना है आपके पास? +0.6 डेल नॉट। और नीचे कितने का ऑर्बिटल्स? 0.4 यूनिट से, और ऊपर रेस कितने से हुए? 0.6 यूनिट से। टोटल कर दो इसका, 0.6 + 0.4 1 आ गया ना। तो ये गैप 1 यूनिट का था। 1 यूनिट में से नीचे कितना डिक्रीज हुआ है? सेंटर से नीचे आया 4.4 यूनिट्स, और सेंटर से ऊपर गए 0.6 यूनिट्स। तो टोटल कितना हो गया? 1 डेल। यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Write down. Del naught is known as crystal field splitting energy. Del naught is known as crystal field splitting energy. ठीक है, अब ना दो चीजें होती है, एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, और एक होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो हम बाद में पढ़ेंगे, और दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर आपसे ध्यान रखना है आपको एग्जाम में क्या पूछा गया, स्प्लिटिंग एनर्जी पूछी गई है या स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछी गई। ठीक है, क्लियर? नोट कर लिया सबने? यस मैम। अच्छा, अब लिखो अगला टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो क्या है। कुछ केसेस में तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का अमीन के साथ कॉम्प्लेक्स है, और एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें भी तो कोबाल्ट के ही डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, इसमें भी कोबाल्ट के ही डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, पर जब इसमें स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ गैप ज्यादा है। ठीक है, और अगर इसको स्प्लिट करते हो तो इसमें गैप थोड़ा आता है। इसको भी 1 डेल नॉट ही बोलोगे, और इसको भी 1 डेल नॉट ही बोलोगे। पर यहाँ डेल नॉट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर जो आपका डेल नॉट है
इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास 1 टेरावाट की वैल्यू है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो आपकी सीएफएससी की वैल्यू है वो ज्यादा होती है, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो एनर्जी गैप है या सीएफएससी की वैल्यू है वो कम होती है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी, मतलब कि ये जो एनर्जी गैप है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से केस में आप हमारा गैप जो है सीएफएससी का वो ज्यादा होगा और कौन से केसेस में गैप जो है वो कम होगा। ठीक है, ये समझ आ गया कि हम अब नेक्स्ट पढ़ने क्या जा रहे हैं। राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC। तो बेसिकली ना 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास। सबसे पहला लिख लो नेचर ऑफ मेटल के टाइम। ऐसे लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखो फॉर सेम मेटल and same ligand for same metal and for same ligand, value of CFSC will increase with increase in oxidation state of metal। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का हमारे पास क्या मतलब है, हमने क्या बोला, सेम मेटल, दो कॉम्प्लेक्सेस ले लो, दोनों में लिगेंड आपका मेटल सेम है, फॉर सेम मेटल एंड फॉर सेम लिगेंड, लिगेंड भी सेम ले लिया हमने दोनों में, अमोनिया। ठीक है, फॉर सेम मेटल एंड फॉर सेम लिगेंड। मान लो बस हम चार्ज चेंज कर रहे हैं, यहाँ +3 यहाँ +2। ठीक है, तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी हमारे पास, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 और यहाँ कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने बोला कि फॉर सेम मेटल एंड सेम लिगेंड द वैल्यू ऑफ CFSC will increase with increase in oxidation state। तो कौन से केस में आपके पास CFSC की वैल्यू किस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, कहां ज्यादा होगी, फर्स्ट केस में। हाँ, तो मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को देख के स्टेट, अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तो इसको देखते ही आप बता सकते हो कि हाँ इसकी वैल्यू किससे ज्यादा हो, है ना। तो यहाँ पर इन फैक्टर्स पे CFSC डिपेंड करती है, जिसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा पहला फैक्टर है। ऐसी अगर मैं और कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो, मान लो आपके पास दो ये है मैंगनीज के साथ वाटर का कॉम्प्लेक्स है, एक में +3 है दूसरा +2 है ना, तो इसकी CFSC इससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर राइट डाउन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट डाउन
moving from 3D to 4D to 5D. CFSC value increases. इसका मतलब जैसे मान लो आपने क्या किया, सपोज यू हैव दिस कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. कोबाल्ट के नीचे क्या आता है, रोडियम. उसके नीचे क्या आता है, कोबाल्ट, रोडियम, देन इरिडियम. हाँ, इरिडियम. बोर्ड विजिबल है यहाँ तक सबको? मैम विजिबल है. हाँ, तो अब बताओ, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज्यादा CFSC की वैल्यू किसकी हो जाएगी? इरिडियम वाले की. इरिडियम की. तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा नॉट वैल्यू इंक्रीजेस जैसे जैसे आप नीचे आते हो. ठीक है, तो इसकी सबसे ये 3 2 1, तो 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, देन 2, देन 1. तो दो पॉइंट्स हमने मेटल के ऊपर डिपेंड करती है CFSC की वैल्यू. अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तब भी CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर आप मेटल ले रहे हो 4D का या 5D का तो उसकी CFSC की वैल्यू हमेशा 3D से ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा 5D की, देन 4D, देन 3D. ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके बेसिस पे हम अगले क्वेश्चंस जो हमारे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन है या हाई स्पिन है, वो इन कॉम्प्लेक्सेस, इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, number of ligands. Write down third point, number of ligands. तो क्या होता है हमारे पास, higher is the number of ligand, higher is the number of ligand, more is the CFSC, more is the CFS. ठीक है, लिगेंड का नंबर ज्यादा होगा तो CFSC की वैल्यू भी ज्यादा. जैसे अगर मैं दो कॉम्प्लेक्सेस ले लूं, एक मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लिया और एक हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लिया. जैसे यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट Cl6 3 नेगेटिव, और एक आपके पास है कोबाल्ट Cl4 -1. देखो दोनों में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, और दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दोनों में सेम है, दोनों 3D के भी है ना. तो कौन सा फैक्टर है जो चेंज कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6, यहाँ पे 4. इसकी स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं डेल O. O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल. वैसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम बोलते हैं डेल T. जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा होंगे उसमें स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी. तो कौन से कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, Cl6. हाँ, तो हम बोलेंगे कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग. और कितने से बड़ी होती है, यू कैन राइट डाउन, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर छोटा है ना, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी. तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल. कितनी कम है, 4/9 टाइम्स. यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे. एक आप 3 पॉइंट्स हमने कर लिए. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और तीसरा नंबर ऑफ लिगेंड्स. एक लास्ट पॉइंट है दैट इज योर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो उसमें आपको पूरी सीरीज दिखाऊंगी जिसमें हम वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. कि हम देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा और कौन सा हाई स्पिन होगा, क्योंकि सिर्फ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड नहीं करता, ये सारे पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी तक जो भी हमने पढ़ा, किसी को किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है?
एनीवन? नो मैम। ओके, करुणा, क्लियर एवरीथिंग? शालिमा आपको? यस मैम क्लियर है। ठीक, तो द रेस्ट विल कंटिन्यू देन ऑन नेक्स्ट वीक, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम आज का लेक्चर मैम अभी व्हाट्सएप पे कर सकते हो? आज ना मेरा लगा नहीं, कनेक्टिविटी नहीं थी मेरे फोन में। ठीक है, अब जैसे YouTube पे अपलोड हो जाता है फिर मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके।